मेरा सलाम। मैं हूँ रोमा और आप सभी का स्वागत है आप ही के बेहद खास प्रोग्राम फोर्थ व्यू की महफिल में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसमें उन्हीं की जनता उनसे खफा है, उन्हीं से बगावत करना चाहती है और सड़कों पर उतर गई है प्रोटेस्ट के लिए। इसी पर और अधिक जानकारी लेने के लिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वाहिद नसीम। शुक्रिया जनाब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय मीडिया और वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि रूस एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसको लेकर उन्हीं की जनता उनसे खफा है, बहुत नाराज है, सड़कों पर उतर गई है, प्रोटेस्ट कर रही है, युद्ध में शामिल होने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर रोशनी डालें। देखिए रोमा जी, एक अजीब सी हरकत पर जो है वो तमाम वेस्टर्न मीडिया, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब दुनिया में युद्ध होते हैं, जब युद्ध की बात की जाती है या युद्ध स्टार्ट होते हैं तो प्रोपोगंडा वार चलती है। एक बड़ी मजाहिया सी बात लगती है, बड़ा मैं भी थोड़ी बहुत नजर डालता हूं कि बड़ी चीख के बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि ये साबित किया जाए कि रूस में भगदड़ मची है, लोग वहां से भाग रहे हैं और कोई सेना में शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि डर गए हैं। और इस तरह के भी तज्जिए आप देख रही होंगी जो विश्लेषण हैं कि अब तो बस लोग इसलिए डर गए हैं क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो कंट्रीज हैं उनकी भारी मदद पहुंच रही है यूक्रेन को, और यूक्रेन में जो लोग हैं वो अब मतलब ऊपर आ गए हैं, फौजें ऊपर आ गई हैं यूक्रेन की वेस्टर्न जगत की मदद से। रशिया वहां पर पिछड़ रहा है और अब वहां की रूस की अपनी जनता भाग खड़ी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, फौजों में शामिल नहीं होना चाहती है। ये एक घिनौना मजाक है। अलबत्ता मुझे लगता है कि जनता को इस तरह की बकवास को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह समझने की जरूरत है। ये कि आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, पहले खबर आपको बताता हूँ। पहली खबर यह है कि चेचेनिया में भी जो भर्ती की जा रही है रशिया में, तो चेचेनिया भी रशिया का ही पार्ट है। यहाँ जो भर्ती है ये भर्ती 3 लाख फौजियों की है, और ये किस काम के लिए है, यानी कि जब डॉनबास में एलपीआर, डीपीआर, जपरिया और ये जो खरसोन, इन तमाम इलाकों को अब रेफरेंडम आज से शुरू है। रेफरेंडम जो है हो रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं और ये रेफरेंडम के बाद रूस का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ का निजाम संभालना है, जब यहाँ पर लोगों को मतलब एक नई निजाम की तरह, नए रशियन स्टेट की तरह जब इसको हैंडल करना होगा, तब यहाँ एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, और वो फोर्सेस जो है वो निजाम संभालने का काम करेगी, वो यहाँ के सिस्टम को ठीक करेगी, युद्ध में जो कुछ नुकसान हुआ है उसका रीडेवलपमेंट करना है, लोगों के साथ मिलजुल कर लोगों को किसी तरीके से जो लोग जिनका ब्रेन वॉश नहीं है उनको भी शामिल करना है। बहुत से लोग पहले ही यहाँ पर रूस की नागरिकता ले चुके हैं और अब सिर्फ वोट डाल रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। कानूनी तौर पर यहाँ रूस इसको अपना हिस्सा बना लेगा। 27 सितंबर तक वोटिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद 28 तारीख को ऐलान कर दिया जाएगा। अमूमन यही है कि वहाँ की जनता का जो वोट प्रतिशत है वो रशिया के हक में जाएगा और रूस में मिला लिया जाएगा। जी जनाब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं कहती हूँ अगर ये राज्य इसमें शामिल हो जाते हैं तो क्या पश्चिमी जगत और यूक्रेन में क्या उनकी विचारधारा में बदलाव आएगा? देखिए, विचारधारा में बदलाव कैसे आता है। पहले क्रीमिया को मिलाया गया था, क्रीमिया रूस का हिस्सा हो गया था, तो अब बदलाव क्या आता है वो समझने की जरूरत है। बदलाव ये होता है कि जब ये रूस का एक राज्य घोषित कर दिया जाएगा, एक स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, तो यूक्रेन का हमला भी रशिया पे हमला माना जाएगा, और वेस्टर्न जगत के द्वारा हथियार दिए जाने के बाद उन हथियारों का इस्तेमाल अगर यहाँ डॉनबास, ज़पोरिज़िया, खरसोन, इस तमाम इलाके में किया जाता है तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में रूस के पास अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर फिर ये जवाब होगा कि वो अपना बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों पे, चाहे वो वेस्टर्न जगत के हों या कोई और हों, इन सब पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। उनके जो इंटरेस्ट हैं या एस्टेब्लिशमेंट है या उनकी जगह जगह पर फौजी अड्डे हैं, उनको निशाना रशिया आसानी से बना सकता है, और वो ये कह के बना सकता है कि तुमने रूस के हिस्से पर हमला किया।
मेरा मानना यह है कि जैसे ही ये गेम पुतिन ने खेला है और ये जो राज्य हैं जब ये रूस का हिस्सा हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में ना तो यूक्रेन वहां पर हमला करने की सोच पाएगा और ना ही यूक्रेन के समर्थक हमला कर पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हम सीधे सीधे एक बड़ी वॉर की जो है ऐलानिया की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी तक ये मानना है कि रशिया ने अभी तक ये कहा है कि वो एक ऑपरेशन कर रहा है, और इसको ऑपरेशन इस मायने में मान लेना चाहिए क्योंकि रशिया की एक लिमिटेड फोर्सेस, जिसे उसने दावा किया है कि मात्र उसकी फोर्स का 10% हिस्सा यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है, और वो 10% हिस्से से पूरे यूक्रेन को बंधक बना रखा है, और अब वहां के पूरे उस इलाके को अपने कब्जे में लेकर उसको रूस में मिलाने का ऐलान करने जा रहा है। अगर वहां वोटिंग हो रही है, वोट पड़ रहे हैं, लोग जो है वोट करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि पश्चिमी जगत, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ये तमाम लोग मिलने के बावजूद रशिया को नहीं रोक पा रहे हैं। जो जिस प्रोपेगेंडे की आज चर्चा हो रही है वो प्रोपेगेंडा इसी बात का हिस्सा है कि जब ये इन 3-4 दिनों के अंदर लुहांस्क, एलपीआर, डीपीआर, इन तमाम इलाकों में जब वोट रशिया के हक में करने लोग जाएं, तो उनको ये बता दिया जाए कि कहां तुम रूस में शामिल होना चाहते हो। रूस की जनता तो खुद भाग खड़ी हुई है, वो तो सड़कों पे आ गई है। ऐसी वीडियो, देखिए एक बड़ी जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा। जरूरी बात यह है कि पहले भी हमने इराक वार में देखा है, सीरिया वार में देखा है, हॉलीवुड में सेट लगाए जाते हैं, हूबहू सेट लगा दिए जाते हैं, हूबहू कॉस्ट्यूम बना दिए जाते हैं, और वहां पर कुछ चीज पिक्चराइज की जाती है और उसको दिखाया जाता है कि ये वार का हिस्सा है। जैसे सीरिया में व्हाइट हेलमेट के नाम पर, और वहां पर जिस तरीके से केमिकल वेपन के इस्तेमाल की बात की गई थी, और केमिकल वेपन एक्चुअली सच्चाई ये थी कि उसको हॉलीवुड के स्टूडियो में फिल्माया गया था, और उसके बाद उसको दिखाया गया था कि ये सीरिया में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। मगर उसके बावजूद देखिए, ये तमाम हथकंडे जो इस वक्त यूक्रेन में अपना रहा है पश्चिमी जगत, वो तमाम हथकंडे सीरिया में अपनाए जा चुके हैं, पूरी तरह फ्लॉप हुए। आपका ये कहना होगा कि पूरी एक शूटिंग है, पूरा ये शूट किया जा रहा है, एक फिल्म है, फिल्म का बात पता क्या है, आप एक बात को सोचें कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सब भीड़ आ गई है और कैमरे से आपको वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं। क्या रूस की जनता का कोई इंटरव्यू दिखा रहे हैं? क्या रूस भीड़ में पत्रकारों को जाने की मनाही है? बिल्कुल नहीं है। क्या रूस में आपको उस जगह पर, जहां चाहे पीटरबर्ग में हो या मॉस्को में हो, अगर हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट में जनता है, उनके जो इंटरव्यू, हालांकि एका दुक्का के इंटरव्यू तो वो स्टूडियो में भी फिल्मा सकते हैं, मगर जो भीड़ है उस भीड़ में कोई माइक लेके क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं पूछ रहा है कि भैया आप क्यों रो रहे हो, क्यों आप मना कर रहे हो कि आपके लोग सेना में भर्ती नहीं होने चाहिए। सच्चाई ये है कि चेचेनिया में कादिरोफ ने ये दावा किया है आज की तारीख में, ये कि उन्होंने जो ये भर्ती शुरू की थी उसमें 254%, 254% ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन आ गई है और वो लोग भर्ती होना चाहते हैं। एक सबूत और भी देना चाहूंगा, भारत में अग्निवीर के नाम पर जो है हमने एक बड़ा एहतजाज भी देखा, प्रोटेस्ट भी देखा कि अग्निवीर के तौर पर हम भर्ती नहीं करने देंगे। सड़कों पे लोग उतर आए, प्रोटेस्ट भी हुआ, पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई, तमाम अपोनेंट खड़े हो गए और ये कहा गया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब अग्निवीर के लिए, जो सिर्फ 5 साल के पीरियड के लिए था, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस फौजी होंगे, उन फौजियों के लिए अगर आपने 50,000 अग्निवीरों के लिए भर्ती खोली तो 7 लाख आवेदन आपको आ गए। रोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्म आती है ऐसी मीडिया बकवास पे, ऐसी सोच पे। लोग जो इनको देखते हैं, मुझे उन पे भी शर्म आती है कि क्या बकवास आप लोग देख रहे हैं। ये सोचें कि ये क्या ड्रामा है। मतलब किसी देश में, आप किसी भी देश में भर्ती खोल देंगे। रशिया के लोग इतने डरपोक हो गए कि वो फौज से में भर्ती होने से डरने लगे। आज रशिया के लोग इतने डर गए अपने ही घर में, जबकि मतलब देखिए, अब कड़वी सच्चाई ये है कि मैंने रशिया में बात की, मैंने पूछा कि भाई मॉस्को में तुम्हारे क्या हालचाल गुजर रहे हैं अपने दोस्त से, तो स्थिति ये थी कि उन्होंने कहा कि सूरज अच्छे से निकलता है, हालात बड़े अच्छे होते हैं, खुशनुमा माहौल है,
सड़कों पे मैं जब वॉक के लिए निकलता हूँ तो इक्का दुक्का लोग जैसे पहले नजर आते थे वैसे ही नजर आते हैं। दुकानों पे या कहीं पर कोई भीड़ नहीं है, कोई गहमा गहमी नहीं है। मैं कि वार का क्या असर है? बोले बहुत ज्यादा मतलब सच्चाई ये है कि हमको उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हमको अंजाम मालूम है और एक ऑपरेशन है जो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये वहां के मास्को की सोच है। और मीडिया के स्टूडियो में आप जो शोर ड्रामेबाजी आप देख रहे हो, पश्चिमी प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? ये एक मुद्दा मेरे ख्याल से हो सकता है कि आखिर देखिए दो बातें हैं। एक तो मैंने कहा कि 3 दिनों में जो वोटिंग होने वाली है उस वोटिंग को असर में लाने के लिए, इफेक्टेड करने के लिए कि किसी तरह यूक्रेन की फोर्सेस दोबारा से हो जाए, नव नाजी जो है वो खड़े हो जाएं किसी तरीके से दोबारा से। मैं आपको एक बात और बताता चलूं इसमें कि अभी 1 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले की बात है कि जेलेंस्की जिन फौजियों के साथ जो है वो वीडियो बना रहे थे और एक्टिव दिखाई दे रहे थे, तो उनके पीछे जो स्वास्तिक जो नाजी इस्तेमाल करते थे जिस निशान को, उस निशान को पीछे देखा गया तो लोगों ने सवाल उठाए। जर्मन मीडिया को आज आप पढ़ लीजिएगा, जर्मन मीडिया ने भी उस पर चिंता जाहिर की कि ये तो जो नाजी का निशान था वो निशान जो है वो अभी भी यूक्रेन के फौजियों के पास नजर आ रहा है। तो इसका मतलब रशिया ठीक कहता है कि ये नाजीवाद है। और अगर इस तरह जर्मनी को एक मौका मिल जाता है कि वो अपने रास्ते से भटक सकता है, पीछे हट सकता है या रशिया को सही साबित कर सकता है, जो कि आने वाली सूरत हाल है। मगर इसमें सब एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि ये निशान नाजियों वाला नहीं है, ये तो भारतीय हिंदुत्व वाला जो निशान है वो वाला निशान स्वास्तिक हम जो है लगा रखा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इस पर मेरे ख्याल से दुनिया बाद में चर्चा करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग बात है, मगर जो है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए अब वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। तो रोमा जी बात आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो 5 साल की या 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है उसमें आपके 50,000 या 30,000 भर्ती के लिए 7-8 लाख आ जाते हैं। रूस के लोग इतने कमजोर हो गए कि वो अपने फौजियों को, जो रिटायर फौजी, इसमें ज्यादातर उन फौजियों को जो अनुभवी हैं, जो रिटायर हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको अच्छे पैकेज के साथ वापस बुलाया जा रहा है। और वो बुलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि रशिया जानता है कि आने वाले दिनों में वार रुकने वाला नहीं है और ये वार दुनिया में फैल सकता है। और ये वार दुनिया में फैलेगा तो उसे अपनी जो रेगुलर फोर्सेस है उसकी जरूरत कहीं भी किसी भी जगह पड़ सकती है। पोलैंड में पड़ सकती है, जर्मनी में पड़ सकती है और इस तमाम इलाके से होते हुए यूरोप के इलाकों में, ब्लैक सी में और बाल्टिक सागर में, यहाँ जहां आज बड़े रिहर्सल बाल्टिक सागर में अपने जो जंगी जहाज हैं उनके साथ कर रहा है रशिया। ये सब चीजें एक प्लान का एक चक्रव्यूह है उसका हिस्सा होती है। जनाब, आप इस खबर को, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस खबर का दूसरा पहलू दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भारतीय मीडिया दिखा रहा है लोग किस पर यकीन करें, लोग किसे सच्चाई माने? नहीं बिल्कुल, मेरे कहने से तो खैर रुकने वाला कौन है, मगर आपकी बात सही है कि जो भारतीय मीडिया क्यों दिखा रहा है ये बड़ा मुद्दा आता है। मैंने कहा कि आप के जो मीडिया है, जब भारतीय मीडिया जाता है तो आपने देखा होगा कि वो सीधे या तो वो ताइवान पहुंच जाता है या फिर वो यूक्रेन पहुंच जाता है, जबकि भारत के मरासिम, भारत के रिश्ते रशिया के साथ है और भारत का मीडिया जाता यूक्रेन में है। और अभी तक जितनी भी कवरेज आपने देखी, क्या रशिया में भारतीय पत्रकारों को जाने पर मनाही है? क्या रशिया के लोगों से मिलकर उनकी प्रेजेंटेशन, उनके विचारधारा को प्रेजेंट करने के लिए किसी ने मना किया है? नहीं किया है। मगर ये भी सच्चाई है कि भारतीय मीडिया में वेस्टर्न मीडिया की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और वो अपने एजेंडाज, अपने तरीकों पर काम करते हैं। तो मैंने ये बताने की, इसमें समझाने की कोशिश की है कि एक ऐसा मजाक है भद्दा सा, जिस मजाक पर कुछ भी मतलब एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि रशिया जैसी जगह पर कोई कहे, जो कि बाद में, युद्ध के बाद के इंतजाम संभालने के लिए जिन फौजियों की जरूरत है, जो कि रशिया का प्रांत घोषित करते ही सार वहां पर जो एक वहां से जो रेगुलर फोर्सेस है उसे दूसरे इलाके में निकाल लिया जाएगा और जो नई भर्तियां होंगी, जो तजर्बेकार फौजी होंगे, उनको वहां जो है, वहां का मतलब जो LPR DPR का इलाका है, खैरसोन का इलाका है, उसमें इंतजाम संभालने के लिए इनको छोड़ा जाएगा।
तो रखा जाएगा जो एक लंबे समय के लिए काम करेंगे और उनके बहुत सारे पैकेज भी होंगे। और ये होने जा रहा है, न कोई वहां से भाग रहा है, न कोई बचना चाहता है, न ही ये युद्ध के लिए है, बल्कि युद्ध करने वाली रेगुलर सेनाएं यहां से शिफ्ट होंगी और यहां पर इनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और स्थिति ये है कि कुछ हिस्से चेचेनिया से, सीरिया से और ईरान से फिर भी यहाँ काम करेंगे, क्योंकि जो इस इलाके में नव नाजी नाम से यानी रशियन से हेट करने वाले जो लोग हैं, जो एक विशेष स्कीम का हिस्सा है जिसे अमेरिका ने लगभग 10 सालों में तैयार किया है, पूरी तरह से 14 सालों में, बल्कि उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए, लंबे समय तक इस स्टेट में शांति बनाने के लिए रशिया को काम करना पड़ेगा। इसलिए उसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये बात लोगों को गुमराह करने से पहले या पश्चिमी एजेंडा फैलाने से पहले मीडिया को रशिया के लोगों से चाय की दुकान पर, कॉफी होम में चलते फिरते लोगों के विचार भी लोगों को सुनाना चाहिए। ये सिर्फ देखिए, आप एक बात है कि कोई भी एक बात और छोटी सी समझ लें नाजरीन भी और राम पी रोमा जी, कि किसी भी देश में विपक्षी पार्टियां होती हैं जिनका काम होता है किसी भी बात का विरोध करना। ठीक उसी तरह से समझने की बात है कि ये विपक्षी पार्टी का विरोध करना काम क्यों होता है। वो कहीं भी छोटा मोटा कोई विरोध कर सकती है, जैसे जीएसटी को लेके, आधार कार्ड को लेके और बैंक खातों को लेके जब कांग्रेस इन सब चीजों को लाती थी तो भारतीय जनता पार्टी इसका खुल के विरोध करती थी, सड़कों पर उतर आती थी और हा हुल्ला मचाती थी, पार्लियामेंट में भी। फिर वो खुद आई, उसने आने के बाद जो है इन्हीं को जीएसटी को, आधार को, बैंक को कंपलसरी करके आगे इसने भी आगे लागू कर दिया। फिर कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये ऐसे लागू नहीं कर रहे जैसे हम लागू करना चाहते थे। तो कुल मिला के किसी भी देश में, रशिया ऐसा देश नहीं है ना कि जहां पर विपक्षी पार्टी का बिल्कुल वजूद ही मिट गया हो, ऐसा नहीं है। इलेक्शन होते हैं, विपक्षी पार्टी है, कमजोर है या ताकतवर है, ये एक अलग विषय हो सकता है। और विपक्षी पार्टियों का विरोध करना बनता है। यहां पर यह कहना कि फौजियों के घर वाले रो रहे हैं और फौजियों के जो लोग हैं वो रो रहे हैं और ये लोग जाना नहीं चाहते, देश छोड़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इससे घिनौना मजाक और इससे वाहियात। कुल मिलाकर आप इस पूरी खबर से सहमत नहीं हैं। आपने अपना पक्ष रखा, आप इस खबर से सहमत नहीं हैं। नहीं, खबर से सहमत तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो मजाक है, ये खबर थोड़ा ही है, ये एक प्रोपोगंडा है। मैंने बताया जो कि ये इस तरह का प्रोपोगंडा है कि वो जो यूक्रेन में इस वक्त वोटिंग चल रही है, जहां जिसको रशिया अपने साथ मिलाने जा रहा है, वहां लोगों के विचार बदलेंगे, ये उस तरह की कवायद हो रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ये अगर होती तो यकीनी तौर पर वेस्टर्न मीडिया तमाम रशिया में माइक लेके घूम रहे होते और ये दिखाया जा रहा होता कि देखो लोग कितना विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ घड़ी हुई और पिक्चराइज की हुई फिल्मों को, प्रोपोगंडा को पहुंचा रहे। माफ करना, वैसे दुनिया का मीडिया जरूर इस पर इसी तरह की बातें कर रहा है, पर भारतीय मीडिया शोर ऐसे मचाता है जैसे तमाम रशियन लोगों को और यूक्रेनी लोगों को हिंदी समझ में आती है और ये जो चीख रहे हैं इनकी वजह से उनका जोश बढ़ रहा है और इनका एजेंडा पूरा हो रहा है। मुझे हंसी आती है इन पे, कुछ नहीं होती है। ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाले लोग हैं। दर्शक भी ऐसे ही है और एंकर भी, खबरें भी ऐसी है। ये मतलब एक तमाशा है। वाली बात तो ये है, यूक्रेन में तो अपना माइक लेके सभी मीडिया पहुंची हुई है, रशिया में क्यों? ये बात तो है, सोचने वाली बात है। हाँ, नहीं, रशिया में बेसिकली जो है एजेंडा का हिस्सा है ना। अगर एजेंडे का हिस्सा ना होते तो जो युद्ध है उसके दोनों पक्ष दिखाए जाते। अगर एक ही पक्ष दिखाने की, एक ही जगह जाने की बात की जा रही है तो स्पष्ट है कि तुम्हारा कोई स्टैंड है और वो स्टैंड पर आप लोग काम कर रहे हो। क्या स्टैंड है आप तो जानते नहीं। भारत का स्टैंड ये है कि भारत अभी रशिया के साथ खड़ा है। भारत का स्टैंड ये है कि हमारे 70% हथियार रशिया से आते हैं और हम अभी एक अचानक स्विच नहीं कर सकते। अमेरिका से भी हम संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। भारतीय सरकार का स्टैंड अलग है, भारतीय मीडिया का स्टैंड अलग है। भारतीय मीडिया का स्टैंड इसलिए अलग हो सकता है कि इन चैनलों के ऑनर्स की खास तौर से अगर देखा जाए तो अमेरिका, पश्चिमी जगत, ब्रिटेन की इनकी कंपनियों से बड़ी साझेदारियां हैं और यह भी देखा जा सकता है कुछ के बड़े
के नाम लिए बगैर बता रहा हूं, बाकी ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इनमें से कई मालिक इन चैनलों के स्टेक होल्डर्स का रशिया हथियार बनाने की कंपनियां उनके साथ लगाना चाहते थे, जिसे रशिया ने मना कर दिया। तो ये लोग जो हैं या तो अपने मालिकों का हित देख रहे हैं या फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका हित देख रहे हैं। भारत के हितों के लिए ये काम नहीं किया जा रहा है। जनता के सेंटिमेंट को इसलिए प्रो अमेरिका और एंटी रशिया बनाया जा रहा है ताकि रशिया का जो और भारत के जो संबंध हैं इनको किसी तरह खराब करवाया जाए और अमेरिका के हितों को साधने का मौका दिया जाए। जनता का जब मनोस्थिति अमेरिका के साथ खड़ी हो जाएगी, एंटी रशिया सेंटिमेंट हो जाएंगे, तो अपनी विदेश नीति को स्विच करने के दबाव में भारतीय सरकार आएगी। शायद इसी एजेंडे पे वेस्टर्न एजेंसियां काम कर रही हैं। इन एजेंसियों का खेल क्या होता है मैं पहले भी समझा चुका हूं और आगे फिर किसी दिन आपके साथ प्रोग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा। ये अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका की बात करते ही मेरे जहन में एक सवाल हो रहा है। जैसे ट्रंप ने कहा था कि दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, आपकी इसका क्या अर्थ है, आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा ठीक सवाल है। ट्रंप ने बोला है, कल ही बोला है ट्रंप ने कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ खड़ी हुई है और अगर मेरी सरकार होती, अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। हालांकि ट्रंप के ये कहना कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के किनारे पर आ खड़ी हुई है, ये कई बार पहले भी कह चुके हैं, मगर इस बार इसलिए इस बात में सच्चाई है कि अगर डोनेट्स्क, लुहांस्क और ये ज़पोरिज़िया और खैरसोन ये तमाम इलाके रशिया का हिस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर अगर अमेरिका द्वारा दिए गए हथियार या अमेरिका की मुदाखलत डायरेक्ट होती है तो रशिया पे हमला माना जाएगा। और रशिया पूरी तरह से जानता है कि मदर ऑफ गेम कौन है। मदर ऑफ गेम यानी पूरी दुनिया में वॉर और जो पूंजीवादी लोग हैं जो इस वक्त, देखिए एक चीज आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ जो है पौंड, ब्रिटेन की करेंसी डाउन आई है और यूक्रेन की करेंसी इतनी गिर गई है कि 37 सालों के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर को बहुत बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर बचाने की कोशिश की जा रही है, पौंड को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बच नहीं पाएगा चूंकि अर्थव्यवस्था के निजाम को धर्म भरम कर दिया गया है। अमेरिका का हित इसमें इस तरह से बनता है, अमेरिका का नहीं, माफ करना, अमेरिका में जो चंद व्यापारी हैं, जो लोकल अमेरिकन को भी टैक्स देना पड़ता है, उसके पैसे का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वहां बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बुरा हाल हो रहा है, ये स्थिति जो है जो हो रही है उससे अमेरिका को ये फायदा होता है कि यूरोप अमेरिका का गुलाम हो जाएगा। अभी नाटो सहयोगी कहलाते हैं, फिर गुलाम कहलाएंगे और इनकी मजबूरी होगी अमेरिका के साथ रहने की, अमेरिका के ग्राहक बनने की, अमेरिका के साथ व्यापार करने की। चूंकि रूस के साथ उलझकर ये अपने वजूद को खत्म करते जा रहे हैं, एशिया में से इनका खला हो जाएगा। रशिया, चाइना, भारत सब मिलकर काम करेंगे तो एशिया में यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं बचेगी। अगरचे भारतीय मीडिया या भारतीय ऐसे सेंटिमेंट जो भारत के हितों के लिए काम नहीं करते बल्कि किसी दूसरों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों की अगर बात न सुनी गई और सही जिस तरीके से सरकार चल रही है इसी एजेंडे पे चलती रही तो आने वाले दिन भारत के भी सुनहरे हो सकते हैं और रशिया और चाइना मिलकर अर्थव्यवस्था को, जो कि दुनिया का, पूरी दुनिया का 40 से 50%, 40 का दावा किया जाता है, मैं 50% अर्थव्यवस्था को मानता हूं क्योंकि पुतिन ने बात की है सऊदी अरब से भी और रशिया की बात जो क्राउन प्रिंस से हुई है उसमें उनको एससीओ के अंदर शामिल करने की बात की गई है, तेल के गेम को कंट्रोल करने पर बात की गई है और आगे जो बाजार और हथियार, इन तमाम चीजों को लेकर भी गुफ्तगू हुई है जिसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो गल्फ में है, रशिया, ईरान पहले से रूस के साथ खड़ा है, सऊदी अरब बात कर रहा है। ये स्थिति ऐसी होती है कि यूरोपियन और अमेरिकन जगत के हाथों से बाजार निकलता जा रहा है, उनके हाथों से चीजें दूर जा रही है। ये छटपटाहट है पश्चिमी जगत की। अलबत्ता अगर वो अपने वजूद को बचाने के लिए अमेरिका किसी तरीके की छेड़खानी करता है तो यकीनी तौर पर रशिया का क्लियर मैंडेट ये है कि वो ब्रिटेन को डुबा देगा। और ये ब्रिटेन और वॉर एक्सपर्ट्स के जरिए भी कहा जा चुका है कि सिर्फ 4 मिनट होंगे यूक्रेन के पास जब रशिया हमला करेगा
और अगर उन 4 मिनट के अंदर ब्रिटेन कुछ ना कर पाया तो रूहे जमीन के नक्शे पे से ब्रिटेन का नाम और निशान मिट जाएगा। यानी एक मजाक समझते हैं ये लोग, बेवकूफ समझते हैं, या फिर मीडिया से लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। ये भद्दा सा मजाक है रोमा जी के रूस के लोग रूस खाली करके भाग पड़े हैं और वो तो हार रहा है, ये तो डर रहा है। ये एक चीप, एक होता है प्रोपोगंडा। ये बेचारे तो इतने नादान और इतने बेचारे, मतलब इनको मैं क्या कहूं, इनको कहते हैं मिस्कीन, मतलब मिस्कीन कहते हैं इनको, वो यतीम के आसपास होते हैं कहीं ना, बड़े मिस्कीन किस्म के लोग जो है। ये भारत का मिस्कीन जो मीडिया है, इसमें तो प्रोपोगंडा करना भी ढंग से नहीं आता, बात नहीं कहना आता। अब सोचिएगा कि क्या चल रहा है। जी जनाब, सवाल तो बहुत है जहन में आपसे पूछने के लिए, नाजरीन भी आपको बहुत शौक से सुनती हैं, लेकिन वक्त की कमी होने के कारण हम प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आप सभी से वक्त हो चला है विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।